हुआ है पोस्ट ऑफिस जो हिंदी में लिखा हुआ सबको मिटा रहे यार। अगर वहाँ पे कोई भी जाएगा हिंदी भाषाभाषी जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, लिटरली वो मतलब उसको कितनी दिक्कत होने वाली है आप खुद सोचो। लैंग्वेज वॉर चल रही है, आपको पता है कि नहीं? देश के अंदर ही हिंदी को लेके चल रहा है कि हिंदी हम नहीं अपनाएंगे, हिंदी का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटका एंड तमिलनाडु के कुछ स्टेट्स वगैरह के अंदर चल रहा है ये, एंड वहाँ के लीडर वगैरह कह रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर हिंदी थोपा जा रहा है। यूएस के अंदर इंग्लिश को लेके कोई अगर इस तरह की चीजें कर रहा होता तो अब सी चीजें करना है वहाँ पे क्राइम है, लेकिन हमारे यहाँ पे ही देश में पता नहीं क्यों लोग इतना छूट देखने को मिलेगी जहाँ पे कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट सरकार यहाँ पे बन नहीं पाती है जिसकी वजह से कोई कुछ भी करता रहता है। यहाँ पे इसी देश में आप ऐसा कर सकते हो, बाकी दूसरे कंट्री में आप जाओगे तो आपको भाई तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है कंट्री के लिए खराब हो जाती है। कंट्री में इस तरह के माहौल पैदा हो जाता है। कुछ मुझे ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं इसका पूरा डिटेल देखना चाहती थी कि हाँ चलो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है बेटर, व्हाई दे आर अपोजिंग हिंदी, मतलब उनको हिंदी से क्या दिक्कत हो गई है मुझे अभी इतने सालों के बाद आफ्टर। और वहाँ पे पता चला है कि रुपी का साइन को लेकर भी उनको प्रॉब्लम है कि मतलब रुपी का साइन रॉ क्यों है। एंड वहीं के आई थिंक कर्नाटका के डीएमके के ही लीडर के कि कोई एक लीडर थे, उनके बच्चे ने बनाई थी मतलब बच्चा मतलब बहुत छोटा बच्चा नहीं, मतलब उनके ही किसी लड़के ने बनाई थी ये, तो उन्होंने अपने बजट में भी हटा दिया है कि मतलब हम तो नहीं रखेंगे एक ही देश के अंदर अलग अलग करेंसी करने का। मतलब सोचो यार क्या डेंजरस माइंडसेट है। सही बात है, निर्मला सीतारमण ने इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए उनको बोला कि डेंजरस माइंडसेट को शो करता है। ये बिल्कुल एकदम सही शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो अगर आप न्यूज के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हो, यहाँ आपको पूरी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हुआ क्या है। तो ये वीडियो है आज की ताजा खबर की, काफी अच्छा वीडियो बनाते हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स का लेवल गिरता ही जा रहा है। पॉलिटिशियंस अपने बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक जाकर देश को बांट रहे हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने हमें अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम पर लड़वाया और डिवाइड कर दिया। हिंदू मुसलमान तो पहले से ही भारत में था। फिर सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई। कांग्रेस ने सिखों और हिंदुओं में फूट डाल दी और दोनों को लड़वा दिया। और कास्ट के नाम पर जो लड़ाई अंग्रेजों ने शुरू की थी वो कांग्रेस ने रोकी नहीं बल्कि और बढ़ा दी, और वो आज भी उसी पर काम करना चाहते हैं कास्ट सेंसस के रूप में। फिर कांग्रेस ने और कुछ साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नया नैरेटिव दिया, साउथ वर्सेस नॉर्थ का, और इस पर भी ना लोगों को डिवाइड किया गया, लड़वाया गया। और ऐसी ना कई डिवीजन स्कीम्स की अपार सफलता के बाद अब डीएमके एक नई डिवीजन पॉलिसी लाई है, कई डिवीजन वर्सेस तमिल। नहीं मतलब इतनी भी नई नहीं है, पर इसे ना दोबारा से अब रीपैकेज किया जा रहा है। लेकिन ये भाषा के आधार पर जो डिवीजन है ना, इसके अब भरने का टाइम आ गया है और इसका रीपैकेज करना पहले की तरह इजी नहीं होगा, क्योंकि साउथ में अब अन्नामलई और पवन कल्याण जैसे लीडर्स आ चुके हैं। तमिल हिंदी रागोड़ू अंटे। आइए देखते हैं कि वो कैसे इस न्यू डिवीजन प्रोजेक्ट को काउंटर कर रहे हैं। देखिए, भारत में ना इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसीज यानी कि एनईपी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु में इस समय बवाल कटा हुआ है। रीजन ये है कि अब तमिलनाडु के बच्चों को पूरे देश की तरह 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी, और बस इसीलिए तमिलनाडु में ना काफी प्रोटेस्ट तो अच्छी बात है ना भाई। का कहना है कि भाई ये जो पॉलिसी 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी तो कम से कम वो जान सकेंगे। अच्छा, तमिल को तोड़ने की कोशिश है। सीएम एमके स्टालिन ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि चाहे सेंटर 10,000 करोड़ भी दे दे फिर भी वो एनईपी को साइन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि भाई साहब ये पॉलिसी सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है, तमिल कल्चर पर अटैक है और स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इस एलिगेशन के साथ साथ स्टालिन ने सेंटर पर यह भी ब्लेम लगा दिया कि सेंटर ने 2,000 करोड़ के एजुकेशन फंड्स भी तमिलनाडु के रोक रखे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में लोग थर्ड लैंग्वेज इंपोजिशन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जबकि बीजेपी चीफ अन्नामलाई ने ये क्लियर कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, फंड्स रिलीज होने का टाइम अभी आया ही नहीं है, वो फ्यूचर में होंगे। शॉर्ट में कहें तो स्टालिन ने इस इशू से अपने एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स जाहिर किए हैं। BJP's Tamil Nadu chief K. Annamalai dismissed Stalin's claims of withholding education funds, stating that they are yet to be released, not denied. सेंटर वर्सेस डीएमके की इस लैंग्वेज वॉर में ना जोसेफ विजय जो हैं उन्होंने भी टॉन्ट किया है, जो अब एक एक्टर से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना चुके हैं, जो ड्रैविडियन पार्टी के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रही है। इसके अलावा विजय ने बीजेपी और डीएमके दोनों के अगेंस्ट एक कैंपेन भी रन किया हुआ है, गेट आउट कैंपेन। इसके पीछे विजय का कहना है कि भाई डीएमके और बीजेपी दोनों ही स्टेट की प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए दोनों पार्टीज को इस स्टेट से निकाल देना चाहिए।
वाह भाई वाह, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, जैसे मानो अब्बास मस्तान की कोई फिल्म चल रही है, हर एक्शन पर एक रिएक्शन। सही बात है। और इन बातों पर अन्नामलाई ने जोसेफ विजय को कॉल आउट किया है और विजय की हिपोक्रेसी को बर्स्ट किया है, क्योंकि विजय अपने बच्चों को 3 लैंग्वेज एजुकेशन मॉडल में ही पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए 2 लैंग्वेज मॉडल। वाह बेटे वाह, खुद के बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़ा रहे। Children have studied in 3 language schools. Why Mr. Vijay wants his cadres to study only 2 मतलब बाकी बच्चे उनके स्टेट में जितने हैं सब पढ़े 2 ने लैंग्वेज। विजय को थोड़ा और एक्सपोज किया। विजय खुद भी सीबीएसई स्कूल रन करते हैं और उस पर्टिकुलर स्कूल में 3 लैंग्वेज मॉडल है। Now he runs a school, a CBSE school, Vijay Vidyashram, in which 3 languages, the 3rd language Hindi is taught. वापस से लैंग्वेज डिस्प्यूट की बात करें तो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस इशू को लेकर काफी एग्रेसिव हो गए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, हिंदी इंपोजिशन के कैसे करते हैं ये लोग। पर दूसरी तरफ जैसे ही अन्नामलाई ने इस नैरेटिव को काउंटर किया है ना, वैसे ही साउथ के एक और बड़े नेशनलिस्ट लीडर यानी कि पवन कल्याण इस इशू पर बोलने लगे हैं। पवन कल्याण भाई साहब, जो कि एक बहुत बड़े एक्टर भी रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं ये लोग संस्कृत को बुरा भला क्यों बोलते हैं। तमिलनाडु के राजनेता हिंदी पर बकवास कैसे कर सकते हैं जब तमिल फिल्में हिंदी में डब करवा के ये लोग हिंदी से पैसा कमा रहे हैं। इन्हें पैसा तो चाहिए पर हिंदी के बिना। और ये विवाद ना आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और इतना ज्यादा क्रेज है यहाँ पे। असेंबली में रुपए के सिंबल को बदल दिया गया है। पर इसी के साथ एक सवाल उठता है कि इस लैंग्वेज वॉर का ओरिजिन क्या है। इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, वो हमेशा से कल्चरल स्ट्रेंथ रही है, लेकिन साथ ही ये कई बार पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण भी बन चुकी है। और ऐसा आज़ादी से पहले ही होना शुरू हो चुका था, जब ईवी रामास्वामी, जिसे पेरियार के नाम से आप लोग जानते हैं, उनकी कुछ अलग प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो वही पेरियार की जो पॉलिटिक्स थी ना, उसमें अधिक ना घुसते हुए मुद्दे पर रहते हैं। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल्स में ना हिंदी पढ़ाने का एक सुझाव आया। फिर ईवीआर ने इस सुझाव के उत्तर में एक एंटी हिंदी एजिटेशन आरंभ कर दिया, जो 1940 तक चला, मतलब 3 साल तक चला। ये ईवीआर की पार्टी का पत्र है जो आपकी स्क्रीन पर है और जिसकी हेडलाइन है डाउन विद हिंदी। फिर इसके बाद 1947 आता है और भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। भारत को एक यूनिफाइड नेशन बनाने के लिए ना एक ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने की आवश्यकता थी। 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर 3 दिन तक लगातार इंटेंस डिबेट चलती रही। डिबेट थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दें या नहीं, या फिर ऑफिशियल या फिर सोल ऑफिशियल क्या बनाएं। अंत में इस डिबेट का परिणाम ये निकलता है कि हिंदी को ना सोल ऑफिशियल लैंग्वेज यानी एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। अब ये प्रपोजल आया, पर इस प्रपोजल में ना एक ट्विस्ट डाला गया और इसी ट्विस्ट को मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो आप जान जाएंगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ना 1950 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा प्रपोज ये किया गया कि हिंदी को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, 15 सालों के बाद यानी 1965 में आइडिया था कि 15 सालों तक सभी लोग हिंदी में ऑफिस के कामकाज को करना सीख जाएंगे और तब इस आर्टिकल को यानी आर्टिकल 343 को इम्पोज कर दिया जाएगा। तो वही 1950 में तो इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट या कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन 1965 में तमिलनाडु में हिंदी के विरुद्ध ना जबरदस्त एजिटेशंस होने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, यानी आर्टिकल 343 को इम्पोज करने की कोशिश की, जिससे पूरे तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए। तमिलनाडु के लोगों को डर दिखाया गया कि हिंदी को प्रमोट करने से ना रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर्स को ना मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा। ईवी रामास्वामी, जिसे पेरियार के नाम से जाना जाता है, वो इस एंटी हिंदी मूवमेंट के सबसे बड़े फेस में भी है भाई। रामास्वामी का मानना था कि क्यों गुजरात में अगर हिंदी लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या मतलब वो लोग का भी अपना खुद का लैंग्वेज है ना। पेरियार का आर्गुमेंट था कि हिंदी इंपोजिशन से ना द्रविडियन कल्चर को और आइडेंटिटी को, भाई नहीं का दोनों को दबाने का प्रयास इन्हीं किया का जाए। कल्चर है, बाकी लोगों का तो कल्चर ही नहीं है, बाकी स्टेट्स का तो कुछ कल्चर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। नाम से एक सेपरेट कंट्री की मांग कर दी। उनका कहना था कि नॉर्थ इंडिया की कल्चरल और इकोनॉमिक पॉलिसीज साउथ ऑफ इंडिया के विरुद्ध हैं। हालांकि बाद में ये डिमांड ना कमजोर पड़ गई, लेकिन इसने रीजनल पॉलिटिक्स को और तमिल आइडेंटिटी को बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया। की जो पार्टी थी डीके, वो अब डीएमके हो चुकी थी और डीएमके ने ये जो हिंदी के विरुद्ध प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, इनको लीड किया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमोलेशन तक कर लिया।
ये मूवमेंट इतना पावरफुल था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को तमिलनाडु में लिंग्विस्टिक कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जो 1965 के प्रोटेस्ट थे ना, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने ये अश्योर किया कि इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंटिन्यू किया जाएगा, जैसा अंग्रेजों के समय पर होता था। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 को 1967 में अमेंड कर दिया गया, जिससे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को रिलीफ मिला। ये जो स्टेप्स थे ना, ये तमिलनाडु में हो रहे प्रोटेस्ट को पैसिफाई करने के लिए उठाए जा रहे थे, ताकि लिंग्विस्टिक टेंशंस को कंट्रोल किया जा सके और इंडिया की जो यूनिटी है, जो संप्रभुता है, वो बनी रहे। अब डीएमके ने एंटी हिंदी सेंटिमेंट्स को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने थ्योरी बिल्ड की कि हिंदी इंपोजिशन का मतलब है नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया पर कल्चरल और इकोनॉमिक कंट्रोल। फिर 1967 में ना तमिलनाडु के स्टेट इलेक्शंस हुए और वहां पर डीएमके ने कांग्रेस को हरा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि डीएमके कांग्रेस को हराकर पावर में आई थी और ये एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था जिसने तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेंट बना दिया था। फिर ओवर टाइम ना ये एंटी हिंदी एंटी नॉर्थ नैरेटिव एक कल्चरल मूवमेंट से ज़्यादा एक पॉलिटिकल टूल बन गया। हालांकि ये तमिल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसे बार बार एम्पलीफाई किया गया केवल पॉलिटिकल गेन के लिए। डीएमके और दूसरी द्रविडियन पार्टीज ने ना हिंदी इंपोजिशन को कल्चरल इंपीरियलिज्म की तरह पोर्ट्रे किया, जिससे रीजनल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल यूनिटी इन दोनों को तो मजबूत किया गया, लेकिन देश की यूनिटी कहीं दूर चली गई। अब चलिए अगले चैप्टर में ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये जो तमिल की पार्टीज है ना, जो द्रविडियन मूवमेंट्स चला रही थी, इन्होंने अपना दोहरा चरित्र दिखाया केवल लोगों को डिवाइड करने के लिए। हिपोक्रेसी ऑफ तमिल पार्टीज। देखिए, तमिलनाडु की पार्टीज जो आज लैंग्वेज के नाम पर विवाद कर रही है ना, उनकी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है। इनकी हिपोक्रेसी के सामने अश्नीर गवर्नमेंट भी फेल है। एक तरफ डीएमके पॉलिटिशियंस हिंदी के अगेंस्ट एग्रेसिव कैंपेन बताओ, रेलवे स्टेशन में कैसे कोई जानेगा कि कौन सा स्टेशन आ गया अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता होगा तो? कि दूसरी तरफ अपने ही बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल भेजते हैं जहां हिंदी सिलेबस में पढ़ाई जाती है। और अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना तो छोड़िए, बाकायदा डीएमके के लीडर्स ऐसे स्कूल चला रहे हैं जहां पर हिंदी सिखाई जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि उनका एंटी हिंदुस्तान केवल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो आम तमिलियन के इमोशंस मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है। अगर हिंदी सच में तमिल आइडेंटिटी के लिए खतरा होती है तो ये लीडर्स अपनी फैमिली और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखते ना। सिंपल सा लॉजिक है। जो आम तमिलियन को हिंदी रिजेक्ट करने के लिए बोला जाता है ना, वही द्रविडियन लीडर अपने बच्चों को उनके फायदे के लिए हिंदी पढ़ा रहे हैं ताकि बाहर ज्यादा एक्सपोजर मिल सके। और ये हिपोक्रेसी ना सिर्फ एक चीज में नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे पवन कल्याण ने इनकी एक और हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। जोसेफ विजय, जो पॉलिटिक्स में आने से पहले हिंदी डबिंग और नॉर्थ इंडियन मार्केट से करोड़ों कमा रहे थे अपनी फिल्मों को वहां पर डब करके, उन्होंने हिंदी बेल्ट से ना जाने कितने ही करोड़ों कमाए होंगे। उनकी मूवीज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में मैसिवली प्रमोट होती थी और उन्होंने बॉलीवुड की पूरी मार्केट का पूरा फायदा उठाया। पर जैसे ये व्यक्ति तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आया ना, उसके लिए हिंदी एक विलन बन गई है। अगर सच में तमिल प्राइड भाई इतनी इंपॉर्टेंट थी तो पहले अपनी मूवीज को हिंदी में डब किया क्यों? पैसा कमाने के लिए। सिर्फ तमिल ओनली रिलीज क्यों नहीं रखा भाई? इसे अपॉर्चुनिटी और विजय जो है ना, सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है। प्रकाश राज, कमल हसन जैसे लोगों का नाम लेंगे ना तो पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। उन्होंने अपने ल्यूक्रेटिव करियर्स हिंदी ऑडियंस से खुद हिंदी आता है। ये एक्टर्स हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, हिंदी ऑडियंस के लिए अपनी मूवीज को प्रमोट करते हैं और हिंदी से पैसा भी कमाते हैं, लेकिन जब तब खुद ही हिंदी बेल्ट को गाली देते रहते हैं। अगर हिंदी सच में तमिल कल्चर के लिए हार्मफुल होती तो ये एक्टर्स हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए इतने डेस्परेट क्यों होते भाई? रियलिटी ये है कि पूरा एंटी हिंदी मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल गेन्स के लिए क्रिएट किया गया है और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हिंदी को थोपता नहीं है। तमिलनाडु के लोग एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वही तो नहीं रहना, तमिलनाडु में ही नहीं रहना चाहेंगे, दूसरे कंट्री दूसरे जगह भी जाएंगे, दूसरे स्टेट्स में जाएंगे। डीएम के सुप्रीमेसी वाले लोग जो है ना, इनका एक और मिसलीडिंग आर्गुमेंट ये है कि तमिल का संस्कृत से कोई भी लिंग्विस्टिक कनेक्शन नहीं है। इनके जैसे आईक्यू वाले लोग रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है कि आलिया भट्ट को जीके के लिए अवार्ड दे दिया जाएगा। इनफैक्ट तमिल भाषा के लगभग 30% से अधिक शब्द संस्कृत से बताए जाते हैं जो आज भी कॉमनली यूज हो रहे हैं, जैसे कि गुरु, दीपम, अग्नि, मनुष्य, धर्म,
कर्म। इनफैक्ट डीएमके के सबसे बड़े लीडर रहे करुणानिधि का नाम तक संस्कृत में है। करुणा और निधि दोनों संस्कृत के शब्द हैं। तमिल हाइम्स और रिलीजियस चैंट्स में संस्कृत फ्रेजेस का यूज होता है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में भी संस्कृत लिटरली ट्रेडिशंस का लिटरली इन लोगों के नाम तक हिंदी में कह देते हैं कि भाई तमिल और संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है, वो इस फैक्ट को कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं कि तमिल और संस्कृत सेंचुरीज तक एक दूसरे के साथ इवॉल्व हुए हैं। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि द्रविडियन पार्टीज की ये ऑपोजिशन जो है ना सिर्फ हिंदी के अगेंस्ट होती है, उर्दू और इंग्लिश के तमिलनाडु में उर्दू के सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं और इन स्कूलों में अगर स्टूडेंट तमिल नहीं पढ़ना चाह रहा ना तो उन्हें वो भी छूट दी जा रही है। इनफैक्ट 2015 में डीएमके ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उर्दू को सरकारी स्कूलों में कंपलसरी कर देंगे। ये लोग कभी भी उर्दू या इंग्लिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इनके एजेंडा में फिट नहीं होता है। यही द्रविडियन लीडर्स उर्दू कल्चर, उर्दू पोएट्री और इवन उर्दू स्पीकिंग इवेंट्स में ओपनली दंडवत पाए जाते हैं। अगर ये सच में तमिल प्राइड की बात है ना तो ऑपोजिशन हिंदी तक लिमिटेड क्यों है बताइए। रियलिटी ये है कि डीएमके का एंटी हिंदी स्टांस तमिल आइडेंटिटी को बचाने के लिए नहीं है बल्कि तमिलनाडु को नेशनल मेन स्ट्रीम से अलग थलग रखने का है, काटने का है, जिससे उनकी सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। क्योंकि 150-200 साल की जो पॉलिटिक्स जब से शुरू हुई है ना उसका रूट ही एंटी सनातन, एंटी हिंदी रहा है। ये एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है इन द्रविडियन पार्टीज के द्वारा ताकि तमिलनाडु में बस इन्हीं का राज चलता रहे। जबकि इसी डीएमके के सबसे बड़े हिस्टोरिक लीडर ईवी रामास्वामी लोग वहाँ के समझदार हो रहे होंगे अब शब्द कहे थे। தமிழே முக்கா பசங்க பாஷை காட்டு மிராண்டிக்கு பாஷை நான் சொன்ன போது குதிச்சானுங்க எல்லா பயிலும் ஒரு பைய முன்னால் வந்து பேச முடியலையே என்ன இருக்கு தமிழ்ல கேட்டா பண்ணிக்கலாமே இருக்கிறோம் அவருக்கு அந்த பயிலால முடியுது தண்ணி இருக்கிறத விட்டுட்டு ஏன் பண்ணிக்க போற முட்டாளே. When a man repeatedly says Tamil is a barbaric language, Katumirandi Bhashai, look at the hypocrisy. They keep his photo in every room. I'm sure even in the parliament office of that party, his photo is there. शायद इनकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, पर सवाल ये उठता है कि क्या इनके प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सकता है? क्या इस हिपोक्रेसी वाले नेताओं को तमिलनाडु की सत्ता से बाहर फेंकना संभव है? आइए आगे देखते हैं। How nationalist leaders? देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु की एक बड़ी पॉपुलेशन नॉर्थ साउथ को बांटने वाले इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुकी है। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि डीएमके, एआईएडीएमके और दूसरी रीजनल पार्टीज़ ने तमिलनाडु में डेकेड्स तक ऐसा ही नैरेटिव बिल्ड किया जो हिंदी को तमिल आइडेंटिटी के लिए एक थ्रेट के रूप में दिखाता था और इसमें नॉर्थ इंडिया पूरा पिस जाता था। इसी वजह से ना आपको वहाँ अक्सर ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जहाँ नॉन तमिल स्पीकर्स के खिलाफ हैरेसमेंट या मारपीट हो रही होती है। ये दरअसल दिखाता है कि कुछ तमिलियंस के मन में नॉर्थ इंडिया और हिंदुइज्म के खिलाफ कितना जहर भर चुका है। डीएमके पार्टीज ने ना अपने आप को तमिल कल्चर का गार्डियन दिखाने की पूरी कोशिश की और पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मैनिपुलेट किया। ये पार्टी ना लोगों को ये बिलीव करवाती रही है कि अगर तमिलनाडु मेन स्ट्रीम इंडिया से जुड़ जाएगा तो तमिल आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी और उर्दू और इंग्लिश नहीं आएगी। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, अपनी सत्ता बचाना। इन्हें पता है कि अगर तमिलनाडु का भारत के साथ डीपर इंटीग्रेशन हो जाता है चीजें करेंगे तो जो इनकी पॉलिटिक्स है ना जो सिर्फ रीजनलिज्म या एंटी नॉर्थ सेंटीमेंट पर टिकी हुई है वो खत्म हो जाएगी। और इसी वजह से ही ये पार्टीज तमिलनाडु में एक जहरीला एनवायरनमेंट बना रही हैं। अभी परसों ही ना डीएमके के एक सीनियर लीडर ने कहा कि इंडियन कल्चर डिसगस्टिंग है, वाहियात है। And in the language fight now, you've got a DMK minister. ये सब सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिल सकता है। Saying that North culture is about having multiple spouses, and he's referred to North Indian culture as filthy, as disgusting, and he's also said that we'll cut off people's tongues if they dare to insult Tamil. This is one of the senior most DMK मतलब दूसरे कोई अगर तमिल के बारे में कुछ बोलेंगे तो लेकिन देखो भाई चाहे हम माने या ना जुबान कटवा ये देंगे। जहर वाला फॉर्मूला है ना ये तमिलनाडु में बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसी कारण से ये पार्टीज इतने सालों से पावर में हैं। पर जैसे हर बुराई का अंत होता है, लगता है ये जो इनकी जहरीली पॉलिटिक्स है ना इनका भी अंत धीरे धीरे निकट आ रहा है। पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड देखा गया है जिसमें साउथ में नेशनलिस्ट लीडर्स का राइज होता हुआ दिख रहा है। हर चीज का देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा उनको जवाब मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट जो जैसा कर रहा है वैसा वो भर भी रहा है। अभी पाकिस्तान को ही देख लो, चैलेंज कर रहे हैं और लोग भी इनसे कनेक्ट कर रहे हैं।
आज इनकी सभाओं में डीएमके के बड़े बड़े नेताओं जितनी भीड़ आ रही है, जो कुछ साल पहले तक कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। पहले अगर कोई तमिलियन द्रविडियन आइडियोलॉजी को छोड़कर किसी भी तरीके से नेशनलिज्म की ओर झुकता था, तो डीएमके के गुंडे उसका तमिलनाडु में ना जीना दूभर कर देते थे। लेकिन लगता है कि अब तमिलनाडु के लोग जो इस जहरीली पॉलिटिक्स के शिकार नहीं बने थे, वो धीरे धीरे यूनाइट हो रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज तमिलनाडु को एक ऐसी लीडरशिप की आवश्यकता है जो नेशनलिस्ट तमिलियंस की आवाज बने और स्टेट को आइडेंटिटी बेस्ड द्रविडियन पॉलिटिक्स के चंगल से बाहर निकाले। सबसे ज़रूरी ये है कि तमिलनाडु में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई जाए और डेकेड से भरी हुई जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको दूर किया जाए। हाँ भाई, ये बात मैं जानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। पर अन्नामलई, पवन कल्याण जैसे जो लीडर्स हैं ना, उनसे एक उम्मीद की किरण निकलती हुई दिखाई देती है, जो डेकेड्स लॉन्ग ब्रेन वॉशिंग को ओपनली काउंटर कर रहे हैं। ये लीडर्स द्रविडियन पार्टीज के लैंग्वेज नैरेटिव को एक्सपोज कर रहे हैं, ये दिखाते हुए कि जो रूलिंग एलीट है उन्होंने कैसे खुद तो पैसा भी कमा लिया और पावर भी एक्युमुलेट कर ली, लेकिन जो आम तमिलियन है ना, उसको लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म के झमेले में डाल दिया। खुद ये लोग पूरे देश में अपनी मूवीज को प्रमोट करते हैं। हाँ, हिंदी में भी डब करके प्रमोट करते हैं, जो अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, इवन फॉरेन में भी अपने बिजनेस को खोल रहे हैं। पर आम तमिलियंस को कहते हैं कि वो ना अपने स्टेट तक सीमित रहें। कितनी बड़ी आयरनी है ये। इन द्रविडियन पार्टीज ने सिस्टमेटिकली तमिलनाडु की जो हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट किया है, ताकि जो द्रविडियन सेपरेटिस्ट नैरेटिव है ना, उसको मजबूत बनाया जा सके। इन्होंने जानबूझकर तमिलनाडु के हिंदू और इंडिक हेरिटेज को इरेज करने की पूरी कोशिश की, जबकि रियलिटी ये है कि तमिलनाडु जो हिंदू सिविलाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है, वो आगे भी रहेगा। इसीलिए आज जो ये लैंग्वेज की बैटल चल रही है ना, वो सिर्फ पावर और इलेक्शंस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। द्रविडियन पॉलिटिकल सिस्टम ने डेकेड्स तक तमिल आइडेंटिटी को भारत से अलग करने की एक सिस्टमैटिक कोशिश की है, जिसको करारा जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पवन कल्याण और अन्नामलई जैसे फियरलेस नेशनलिस्ट लीडर्स आएं और तेजी से राइज करें, ताकि इनका प्रोपेगेंडा जो है ना डिसमेंटल हो सके, इनकी मोनोपोली खत्म हो सके और तमिलनाडु को एक स्ट्रॉन्ग, कल्चरली प्राउड और फुली इंटीग्रेटेड फ्यूचर दिया जा सके। तो अब अपना कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, तमिलनाडु का फ्यूचर कैसा होगा? क्या ये स्टेट हमेशा लैंग्वेज के झमेले में अटका रहेगा? तरक्की तो कुछ है ही नहीं। पवन कल्याण और अन्नामलई जैसे जो लीडर्स हैं, वो तमिलनाडु को एक स्ट्रॉन्गर और यूनाइटेड फ्यूचर दे पाएंगे, जो पहले की तरह हिंदू सिविलाइजेशन का एक बेकन बन पाएगा? कमेंट्स जरूर करें। इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए। सबसे पहले तो उसके लिए क्लैपिंग बनती है। एंड मुझे जहाँ तक समझ में आया कि ये सब कुछ एक पॉलिटिक्स गिमिक है। पॉलिटिकली ये लोग बस खाली खुद का अपना देख रहे हैं कि भाई हमारे अच्छे हो जाए। भाई आप खुद के बच्चों को पढ़ा रहे हैं हिंदी में कि भाई हमारा तो चलेगा, हमारा बच्चा तो सीखना चाहिए। बिकॉज भाई देखो, एक ही स्टेट में आप एक लैंग्वेज बोलते हो, तमिल बोलते हो, किसी कर्नाटका कन्नड़ बोलते हैं, उसके बाद फिर जब दूसरे स्टेट जाएंगे, जब दूसरे जगह जाएंगे, तो वहाँ तो भाई वाइड लैंग्वेज, मतलब जो वाइडली यूज होता है लैंग्वेज, वो तो हिंदी ही है। हिंदी ऑडियंस इतनी ज़्यादा है, मास ऑडियंस है कि भाई ये लोग को अपनी मूवीज़ तक हिंदी में डब करवानी पड़ती। क्यों अपने स्टेट में नहीं रखते ये लोग अपनी मूवीज़? सिर्फ अपने स्टेट तक ही लिमिट रखना चाहिए था ना, जब इनको इतनी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। अभी इनको अचानक से दिक्कत इसलिए हो गई है क्योंकि अभी पॉलिटिकली फ़ायदा उसी से मिल रहा है। यहाँ पे देखो एक छोटे से अपॉर्चुनिटी की भी बात है। देखो कई सारे हिंदी के जो गायक हैं ना, मैंने देखा है बहुत सारे हिंदी के, श्रेया घोषाल है, बहुत सारी गायिका हैं जो लोग स्पेशली कन्नड़ भाषा, एंड आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, उसमें स्पेशली तमिल में एंड तेलुगु में हर एक लैंग्वेज में उन्होंने गाना गाया है। वो लिटरली हिंदी भाषा के गायक है या फिर बांग्ला भाषा के गायक है। वो लोग स्पेशली सीखते हैं लैंग्वेज को ताकि अच्छे से गाना गा सके। उसी तरह तमिलियन एंड जो कन्नड़ होंगे भाषा के जो गायक होंगे, वो लोग हिंदी गाना भी गा सकते हैं। तो यार अगर उनको पता ही नहीं होगा, हिंदी लैंग्वेज ही कभी नहीं सीखी, तो मतलब बाद में जाकर उनको कितनी दिक्कत होगी, ये सोचो भाई। मतलब अपॉर्चुनिटी काट रहे हैं वो लोग एक तरह से। वो लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे स्टेट में अब कोई बाहर जाएगा ही नहीं, अपनी कंट्री में अब हिंदी को क्यों अपोज करना है? वाइडली यूज होता है, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी,
करियर बन सकता है, करियर के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों के लिए कितना अच्छा है। और देख सकते हो स्कूल में सब बंद करवा रहे हैं और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं दूसरे के बच्चों के लिए कि नहीं भाई हम अपने बच्चों को तो सिखा देंगे कि हमारा बच्चा तो भाई पढ़े हिंदी में, लेकिन दूसरे के बच्चे को दिखाएंगे कि भाई हम तो बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करते हैं हिंदी को। भाई प्रकाश राज जैसे एक्टर को मैं देखती हूँ ना भाई, ऐसे ऐसे ट्वीट करते हैं। फिर आप मूवीज में काम करना छोड़ दो, वो पूछ लो कि भाई तेलुगु वाला ही सिर्फ बनेगा, इसका जो वर्जन है वो तेलुगु ही बनेगा, हिंदी में अगर डब करोगे तो मैं इसमें मूवी में काम नहीं करूंगा। क्यों KGF में काम किया भाई? प्रकाश राज जी से मैं पूछना चाहती हूँ आपने KGF में क्यों काम किया? जबकि KGF तो हिंदी में भी डब हो गई, तो आपको तो उसमें भी दिक्कत होनी चाहिए थी। आपको बोलना चाहिए था वहाँ पे कि भाई आप नहीं कर सकते हिंदी में मेरी मूवी को डब, अब मैंने काम किया हुआ है तो मेरा क्लिप एडिट करो उस मूवी में से, ऐसा बोल सकते थे ना। इन लोगों का बस खाली एक ही एजेंडा रहता है, मतलब इनका समझ में आ गया मुझे। बिन पैंदी के लोटा का नाम सुना होगा आपने कि मतलब जिधर फायदा उधर ही लुढ़क जाना, वो वाली बात हो गई है इनके लिए। वीडियो के अंदर भी इन्होंने मेंशन किया कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सब मतलब खाली शांति भंग कर रहे हैं एक तरह से। जगह में जाके हिंदी के जो लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस जो हिंदी में लिखा हुआ सबको मिटा रहे यार। अगर वहाँ पे कोई भी जाएगा हिंदी भाषाभाषी जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, लिटरली वो मतलब उसको कितनी दिक्कत होने वाली है आप खुद सोचो। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इंग्लिश एंड उर्दू को लेके इनका कोई मतलब अलग स्टैंस है। इंग्लिश जो बाहर की कंट्री का है वो इनको मंजूर है कि हमारे बच्चे सीखे, वो ठीक है, लेकिन उर्दू भी ऐसा नहीं है कि इन्हीं के कल्चर का है या फिर इनके स्टेट का ओन लैंग्वेज है उर्दू, ऐसा भी नहीं है। उर्दू इनको मंजूर है, हिंदी से ही सारा दिक्कत है। ग्रोथ के तरफ तो ध्यान है ही नहीं इन सारे लीडर्स का। उन्होंने जिस तरह से बोला कि पवन कल्याण एंड अन्नामलाई जैसे लीडर्स का अभी राइज हो रहा है धीरे धीरे करके, एंड वहाँ के जो शांति प्रिय लोग हैं वो सब लोग उनसे जुड़ रहे हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको इस लैंग्वेज वॉर के बारे में समझ में आया होगा कि ये क्यों चल रही है एंड इसके पीछे रीजन क्या है एंड ये कैसे खत्म होगी, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि और लोगों को पता चल सके। बहुत सारे लोग मिसलीड हो जाते हैं, गलत पक्ष को चुन लेते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज में अवेयरनेस फैलना चाहिए एंड सही जानकारी को ही शेयर करिए। सो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, बाय बाय।